नमस्कार, मैं राघव कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाए या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया जाए, ये सवाल अक्सर इन्वेस्टर्स को परेशान करता है। हालांकि एग्जैक्टली किस तरह के इंस्ट्रूमेंट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स के लिए जाना चाहिए या अपनी पसंद के म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहिए, ये तो एक काफ़ी इंडिविजुअल डिसीजन है और आपके फाइनेंशियल गोल्स को समझने के बाद ही ये डिसीजन लिया जा सकता है कि हमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड्स में। लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो दोनों ही तरह के इन्वेस्टमेंट्स में कॉमन है और कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो दोनों तरह के इन्वेस्टमेंट्स को पूरी तरीके से सेपरेट करते हैं, यानी कि उनके डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं। आज हम कॉमन फैक्टर्स पे तो ज़्यादा जोर नहीं देंगे। हालांकि अगर कॉमन फैक्टर्स की बात करी जाए तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग पीरियड, अच्छा सिलेक्शन और एक सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट अप्रोच से ही दोनों तरह के इन्वेस्टमेंट्स में अच्छी वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। बट आज की वीडियो का फोकस है उन फैक्टर्स पे जो कि डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के टिपिकल डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं, जिससे हम कुछ हद तक ये समझ सकते हैं कि कौन से इन्वेस्टमेंट में हमें जाना चाहिए। अगर आप इस बात में कंफ्यूज हैं तो इस वीडियो से शायद आपको थोड़ी हेल्प मिल सकती है अपनी इस अंडरस्टैंडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की डेफिनेशन से। स्टॉक्स का मतलब होता है किसी भी कंपनी में ओनरशिप या स्टेक में इन्वेस्ट करना। जब आप स्टॉक खरीदते हैं तो आप शेयर होल्डर बन जाते हैं, जिससे आपकी कंपनी के प्रॉफिट्स में हिस्सा मिलता है या आप उसके लिए एंटाइटल्ड होते हैं डिविडेंड्स के थ्रू। कभी कभी कॉर्पोरेट डिसीजंस में वोट करने का राइट भी हमें मिलता है। हम अपने रिस्क टॉलरेंस और गोल्स के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स के पैसे को पूल करते हैं और उसे एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का ध्यान रखते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि पोर्टफोलियो फंड के ऑब्जेक्टिव्स, चाहे वो ग्रोथ हो, इनकम हो या कैपिटल प्रिजर्वेशन हो, उसके साथ पूरी तरीके से अलाइंड हो, यानी कि जिस वजह से ये फंड शुरू किया गया है उस फंड के प्रिंसिपल्स के साथ ही वो फंड आगे बढ़े। सबसे पहला डिस्टिंग्विशिंग फीचर इन दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स का रहेगा रिस्क और रिटर्न्स। अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स की प्राइसेस काफी वोलेटाइल होती है और मार्केट सेंटिमेंट, कंपनी अर्निंग्स, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस और ग्लोबल इवेंट्स जैसे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती हैं। अगर आप हाई ग्रोथ टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं फॉर एग्जांपल, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स मिल सकते हैं। हिस्टोरिकली ऐसे रिटर्न्स मिले भी हैं, लेकिन रिस्क उतना ही ज्यादा हो भी सकता है। वहीं दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स का डाइवर्सिफिकेशन इस वोलेटिलिटी को कम कर देता है। जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग सेक्टर्स में स्प्रेड कर सकते हैं, जिससे एक स्टॉक की पुअर परफॉर्मेंस का इंपैक्ट कम हो जाता है। लेकिन बुल मार्केट के दौरान म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न्स इंडिविजुअल स्टॉक्स के कंपैरिजन में कम हो जाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स बैलेंस्ड ग्रोथ पर फोकस करते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में 25, 30 या 40 स्टॉक्स हैं और आप उसे एक म्यूचुअल फंड की तरह कंसिडर करते हैं, अगर आप रोज अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे तो उसमें से कुछ स्टॉक्स आपको काफी ऊपर दिखाई देंगे, कुछ स्टॉक्स नीचे भी दिखाई देंगे। बट अगर आप अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो के मूवमेंट को वॉच करेंगे तो वो फ्रैक्शंस ऑफ परसेंटेजेस में ही होगा। कुछ इसी तरीके से म्यूचुअल फंड्स भी परफॉर्म करते हैं, क्योंकि एक म्यूचुअल फंड में कई सारे स्टॉक्स होते हैं, तो डेली बेस पर कोई स्टॉक ज्यादा परफॉर्म अच्छा कर सकता है, कोई स्टॉक नेगेटिव में रह सकता है, बट ओवरऑल फंड एक जगह आकर रुक जाता है। यह थोड़ी सी वॉलेटिलिटी शो करता है हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो की तरह। नेक्स्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर आएगा कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले अगर स्टॉक्स की बात करी जाए तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना एक हैंड्स ऑन प्रोसेस है। आपको डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कब बाय करना है और कब सेल करना है। ये प्रोसेस उन इन्वेस्टर्स के लिए रिवॉर्डिंग हो सकता है जो फाइनेंशियल डेटा, इंडस्ट्रीज ट्रेंड्स, इकोनॉमिक फोरकास्ट एनालाइज करना पसंद करते हैं और कुछ हद तक कंपनी परफॉर्मेंस के साथ और रोजमर्रा की जनरल फाइनेंशियल न्यूज के साथ अपडेटेड रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट्स का सिलेक्शन और टाइमिंग हैंडल करते हैं, यानी कि कब किस इंडिविजुअल स्टॉक को खरीदना है, कब बेचना है, ये सारे डिसीजन फंड मैनेजर्स करते हैं। तो एक तरफ इंडिविजुअल स्टॉक चॉइसेस में कंट्रोल लूज होने का या अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वहीं दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स में प्रोफेशनल एक्सपर्टीज का हमें बेनिफिट मिलता है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए आइडियल है जो एक पैसिव अप्रोच प्रेफर करते हैं। इतना ज़रूर है कि जिस दिन भी हम ये सोचते हैं कि हमें किसी फंड से अपने पैसे रिडीम करने हैं, चाहे कंप्लीटली या पार्शियली, तो हमें सिर्फ एक कमांड देनी होती है उसमें सेल की। उस दिन की डे एंड की जो भी एनएवी होती है, उस एनएवी पे वो यूनिट्स स्क्वायर ऑफ हो जाती हैं। नेक्स्ट फैक्टर आता है डाइवर्सिफिकेशन। स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने के लिए अलग अलग इंडस्ट्रीज और ज्योग्राफिक्स की मल्टीपल कंपनी सिलेक्ट करनी पड़ती हैं। इसमें काफ़ी कैपिटल और एक्सपर्टीज भी लग सकती है। जैसे कि अगर आप टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, फाइनेंस, कंज्यूमर गुड्स सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं या XYZ जो भी आपके पसंदीदा सेक्टर्स हैं, तो एक सेक्टर के लॉस को दूसरे सेक्टर के गेन से ऑफसेट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स छोटी इन्वेस्टमेंट में भी डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे एक म्यूचुअल फंड
50 या 100 कंपनीज के शेयर्स को होल्ड कर सकता है और ये अलग अलग इंडस्ट्री से हो सकते हैं, अलग अलग सेक्टर से हो सकते हैं, अलग अलग थीम से हो सकते हैं। ये एक सिंगल स्टॉक के अंडर परफॉर्म करने के रिस्क को बहुत हद तक कम कर देते हैं। जब हम म्यूचुअल फंड की 1 या 2 यूनिट्स भी खरीदते हैं तो वो 1 यूनिट भी इस पूरे पोर्टफोलियो को रिप्रेजेंट करती है। उस 1 यूनिट की वैल्यू 50 रुपये भी हो सकती है, 500 रुपये भी हो सकती है, बट उसके अंदर जितनी भी कंपनीज इस फंड के अंदर है उनका जो भी कलेक्टिव उस समय रिस्पॉन्स है या उस समय जो भी वैल्यूएशन है उसको वो रिप्रेजेंट करती हैं। तो एक सिंगल यूनिट भी, यानी कि एक छोटे से अमाउंट के साथ भी हम इस पूरी डाइवर्सिफिकेशन का फायदा उठा सकते हैं। यहीं से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कॉस्ट का। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते समय लगने वाली कॉस्ट्स में आते हैं मेन ब्रोकरेज फीस, जो कि स्टॉक से खरीदने बेचते समय हमें चार्ज लगता है। फिर आते हैं टैक्सेस, जिसमें सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स होता है और प्रॉफिट बुक करते समय कैपिटल गेन टैक्स इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन यहाँ कोई ऑनगोइंग मैनेजमेंट फीस नहीं होती, यानी कि अगर आपने एक बार स्टॉक्स खरीद लिए तब तक आपको कोई फीस नहीं देनी अब, और जब तक कि आप उन स्टॉक्स को बेचते नहीं हैं। अगर वो स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में 5 साल 10 साल भी रहेंगे तो भी आपको कोई फीस नहीं देनी। इतना ज़रूर हो सकता है कि आपको अपने डीमैट अकाउंट के कोई मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ सकते हैं, बट वो भी इतने कम होते हैं कि आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करते, यानी कि आपके ओवरऑल रिटर्न्स को अफेक्ट नहीं करते। दूसरी बात, जो भी ये डीमैट की मेंटेनेंस चार्जेस होंगे ये आपके पोर्टफोलियो के साइज पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करते। आपका पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का भी हो सकता है, 100 करोड़ रुपए का भी हो सकता है, बट जो डीमैट अकाउंट की मेंटेनेंस चार्ज होगी वो ऑलमोस्ट सेम रहेगी। वहीं दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स एक एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं, जो फंड के टोटल एसेट्स का एक परसेंटेज होता है, यानी कि आपने जितना पैसा टोटल इन्वेस्ट किया है उसका एक परसेंटेज होता है। एक्टिवली मैनेज फंड्स का एक्सपेंस रेशियो पैसिवली मैनेज फंड्स जैसे कि इंडेक्स फंड्स या ETF से ज़्यादा होता है। ये ऑनगोइंग कॉस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स को अफेक्ट कर सकती है, यानी कि चाहे ये ऑनगोइंग कॉस्ट 0.5% हो या 0.6% या 0.7%, जो भी एक्सपेंस रेशियो है ये आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को कुछ हद तक अफेक्ट करता है। हालांकि क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाता है और काफ़ी वेल्थ क्रिएशन के लिए इसको इन्वेस्ट किया जाता है, तो लॉन्ग टर्म CAGR में ये छोटी सी परसेंटेज इतनी मैटर नहीं करती। बट फॉर अंडरस्टैंडिंग, अगर हम स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स के एक्सपेंसेस की बात करें तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड्स में ऑनगोइंग एक्सपेंसेस होते हैं और ये एक्सपेंसेस स्टॉक्स के एक्सपेंसेस से ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट फैक्टर आता है लिक्विडिटी। अब स्टॉक्स में अगर हम लिक्विडिटी को डिफाइन करने की कोशिश करें तो लिक्विडिटी का मतलब है कितनी ईज से हम किसी भी शेयर को बाय या सेल कर सकते हैं बिना स्टॉक प्राइस को इंपैक्ट किए। इस बात को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप शेयर खरीद तो पाएंगे, बेच भी पाएंगे, बट आपके खरीदने बेचने से, चाहे आप 100 शेयर बेच रहे हो चाहे 1 लाख शेयर बेच रहे हो, प्राइस अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। इसमें जो वेल नोन कंपनीज हैं जैसे कि ब्लू चिप कंपनीज या लार्ज कैप कंपनीज या बड़ी मिड कैप कंपनीज भी हैं जहां पे ट्रेडिंग वॉल्यूम काफ़ी हाई है, उन स्टॉक्स में एक्सीलेंट लिक्विडिटी होती है और किसी भी तरीके से वो प्राइस को अफेक्ट नहीं करते खरीदते या बेचते समय। वहीं दूसरी तरफ जो लो लिक्विडिटी स्टॉक्स होते हैं जैसे कि छोटी स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनीज होती हैं या SME कंपनीज होती हैं और मेन प्लेटफॉर्म पर ट्रेड होने वाली कंपनीज भी कई बार बहुत लो ट्रेडिंग वॉल्यूम मेंटेन कर सकती हैं, तो उन स्टॉक्स को क्विकली बाय करना या सेल करना मुश्किल हो सकता है और प्राइस के स्लिपेज का रिस्क रहता है, यानी कि जिस प्राइस पे आप बाय या सेल करना चाहते हैं हो सकता है उससे ऊपर नीचे वो प्राइस फ्लक्चुएट कर जाए जितनी देर में आप बाय या सेल का डिसीजन लेंगे या जब तक आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। वहीं म्यूचुअल फंड्स में अगर हम ओपन एंडेड फंड्स की बात करें तो इसमें कभी भी आप यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शंस एंड ऑफ डे NAV के हिसाब से प्रोसेस होते हैं। अब क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में एक इनहेरेंट डाइवर्सिफिकेशन होती है इसलिए बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन एंड ऑफ डे में नहीं हो सकती जब तक कि उस दिन कोई मेजर बुल मूवमेंट या कोई मेजर क्रैश ना आया हो। अगर कोई बहुत बड़ा मूवमेंट भी इंडेक्स में आता है तो भी फंड्स एक लिमिट पे आके रुक जाते हैं और एंड ऑफ डे पे जो भी NAV होती है उस पर आप उसे कैश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स को कैश इन करते समय या बाय करते समय हमें एक और एडवांटेज होता है, क्योंकि एक यूनिट भी सारे पोर्टफोलियो को रिप्रेजेंट करती है, तो किसी एक स्टॉक के अपर सर्किट, लोअर सर्किट, कम वोलेटिलिटी, ज़्यादा वोलेटिलिटी या उस दिन के पर्टिकुलर मूवमेंट से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सेकेंडरी मार्केट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो लिक्विडिटी फंड हाउस के थ्रू अश्योर्ड होती है। वहीं पे दूसरी तरफ क्लोज एंडेड फंड्स, ये फंड्स फिक्स मैच्योरिटी पीरियड के साथ आते हैं और सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग वॉल्यूम इनमें कम हो सकती है। नेक्स्ट फैक्टर जो दोनों ही तरह के इन्वेस्टमेंट्स में इंपॉर्टेंट है वो है नॉलेज और एक्सपर्टीज। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना सिग्निफिकेंट नॉलेज, एनालिटिकल स्किल्स डेफिनेटली डिमांड करता है, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन सबको समझना इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी कंपनी को इवैल्यूएट करना चाहते हैं। दूसरी तरफ वैल्यूएशन मैट्रिक्स जैसे कि P रेशियो, अर्निंग्स पर शेयर, ROE, इन जैसी मैट्रिक्स को एनालाइज करना भी जरूरी है।
मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे कि जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, इन सब के इम्पैक्ट को भी समझना होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छे फ्रेंडली होते हैं। ये प्रोफेशनली मैनेज्ड होते हैं। जितनी भी ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं ये सब प्रोफेशनली फंड मैनेजर्स मैनेज कर लेते हैं और आपके इन्वेस्टमेंट्स का ध्यान रखते हैं। इसमें डाइवर्सिफिकेशन, छोटी इन्वेस्टमेंट से भी एक बैलेंस पोर्टफोलियो मिल सकता है और ईज ऑफ एक्सेस भी होती है, जैसे कि एसआईपी के थ्रू हम रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टैक्स इम्प्लीकेशंस। तो टैक्स इम्प्लीकेशंस के पार्ट को मैं कवर नहीं करूंगा क्योंकि टैक्स इम्प्लीकेशंस में कुछ ऑनगोइंग चेंजेस भी हैं, कुछ बजट में भी चेंजेस हुए थे। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आप टैक्स इम्प्लीकेशन स्टॉक्स की या म्यूचुअल फंड्स की समझना चाहते हैं तो आप अपने सीए से कंसल्ट कर सकते हैं। हालांकि अगर हम मोटे तौर पे देखें तो स्टॉक्स में दो तरह के कैपिटल गेन टैक्स लगते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि 1 साल से कम में अपने शेयर्स को बेचने पर लगता है और वो होता है 20%, और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि 1 साल से ज़्यादा अगर आपने किसी स्टॉक को होल्ड करा है और फिर उसे बेचा है तो प्रॉफिट का 12.5% आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के रूप में देना होता है। वहीं म्यूचुअल फंड्स में जब भी हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो उसमें 1 लाख तक का प्रॉफिट फ्री होता है, उसके ऊपर हमारे कैपिटल गेन टैक्स लगते हैं। बट अच्छा रहेगा कि इसकी डिटेल समझने के लिए आप अपने सीए से कंसल्ट करें। इसमें इक्विटी फंड्स और डेट फंड्स का भी थोड़ा सा टैक्सेशन का डिफरेंस हो सकता है। नेक्स्ट हम इस सवाल पे आएंगे कि सूटेबिलिटी इन दोनों ही इन्वेस्टमेंट्स की क्या है, यानी कि किस तरह के इन्वेस्टर्स को स्टॉक इन्वेस्टमेंट सूट करेंगे और किन को म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सूट करेंगे। तो सबसे पहले स्टॉक्स की बात करते हैं। हाई रिस्क टॉलरेंस वाले इन्वेस्टर्स के लिए डेफिनेटली स्टॉक्स एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। जिनको मार्केट रिसर्च का शौक है और एक्टिवली मैनेज करना अच्छा लगता है जिनको अपने पोर्टफोलियो को, हाई रिटर्न्स के लिए अगर आप रेडी हैं और पोटेंशियल लॉसेस भी एक्सेप्ट कर सकते हैं तो डेफिनेटली स्टॉक्स का इन्वेस्टमेंट यानी कि डायरेक्ट स्टॉक्स का इन्वेस्टमेंट आपके लिए ठीक हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स में बिगिनर्स और लिमिटेड मार्केट नॉलेज वाले इन्वेस्टर्स के लिए आइडियल प्लेटफॉर्म है। डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट आपको प्रोवाइड करता है, मॉडरेट टू लो रिस्क टॉलरेंस अगर आपकी है तो आपके लिए म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट सही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इन्फोसिस जैसी टेक कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो आपके रिटर्न्स हाई हो सकते हैं। लेकिन अगर टेक सेक्टर डिक्लाइन करता है, किसी भी फैक्टर से वो इम्पैक्ट होता है तो आपका पोर्टफोलियो भी इम्पैक्ट हो सकता है। वहीं म्यूचुअल फंड्स में अगर एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो कि टेक, हेल्थ केयर और फाइनेंस कंपनीज के सारे ही शेयर्स को होल्ड करता है, यानी कि इनके मिले-जुले पोर्टफोलियो को होल्ड करता है, तो अगर टेक सेक्टर किसी वजह से अंडर परफॉर्म भी करता है या कुछ एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो टेक सेक्टर को इम्पैक्ट करते हैं तो हेल्थ केयर और फाइनेंस उसको बराबर कर सकते हैं, यानी कि उसको ऑफसेट कर सकते हैं और आपका पोर्टफोलियो स्टेबलाइज हो सकता है। फाइनली, आपके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क एपेटाइट और नॉलेज के हिसाब से स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स चूज करना चाहिए। बैलेंस्ड अप्रोच के लिए आप अपने पोर्टफोलियो के एक पार्ट को स्टॉक्स और बाकी को म्यूचुअल फंड्स में एलोकेट कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन हाई रिस्क रिटर्न्स और स्टेबिलिटी दोनों प्रोवाइड करता है। फाइनली, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपके मन में सवाल होगा कि हमें डिसीजन क्या लेना चाहिए, स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स में। स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स को डेफिनेटली कोई भी और तरह का इन्वेस्टमेंट बीट नहीं कर सकता। अगर हम डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स को इनहेरेंटली रिस्की कंसिडर किया जाता है। ऐसा मैं कई बार आर्टिकल्स में भी पढ़ता हूँ, कई बार एनालिस्ट की बातें भी सुनता हूँ, तो उसमें होता है कि भाई स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स बहुत रिस्की होते हैं। बट स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स रिस्की तभी होते हैं अगर आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स को नहीं समझते। अगर हम हाई ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कि आने वाले समय में काफ़ी ग्रोथ ले सकती हैं और आज एक छोटे लेवल पे काम कर रही हैं, तो डेफिनेटली उनसे होने वाले प्रॉफिट्स आपके किसी भी लॉस को ऑफसेट कर सकते हैं और आपके पोर्टफोलियो को आगे ले जा सकते हैं। स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स में और म्यूचुअल फंड्स में अगर आप और ज़्यादा डीपली समझना चाहते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट सही रहेगा, तो कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से एडवाइस जरूर लीजिएगा। सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपके फाइनेंशियल गोल्स को, आपके रिस्क एपेटाइट को और बाकी पैरामीटर्स को समझने के बाद आपको सही एडवाइस दे सकते हैं कि आपको किस तरह के इन्वेस्टमेंट में अपने पैसे को आगे बढ़ाना चाहिए। आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगर म्यूचुअल फंड से जुड़ा आप किसी भी तरह का वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मुझे ये भी बताइएगा कि आपने अपने पोर्टफोलियो को किस तरीके से डाइवर्सिफाई किया हुआ है म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में, और आपका भरोसा किस तरह के स्टॉक्स में या किस तरह की म्यूचुअल फंड्स में रहता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।